वेलकम टू द कोर्स। आज इस कोर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। हम आपसे बताते आ रहे हैं और आगे भी बताएंगे उन चीजों के बारे में जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। उन चीजों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है प्रोनाउंसिएशन, मतलब हमारा उच्चारण शब्दों का, उसमें जो ध्वनि होती है जिसको हम अंग्रेजी में साउंड्स कहते हैं, उनका उच्चारण अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अंग्रेजी जब सीखते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अंग्रेजी नेटिवली नहीं बोलते, लेकिन और हमारे लिए नेटिवली बोलना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम जो भी बोले अच्छी तरह से बोलें और हमारी बात लोग समझ सकें। हमारे भाषाओं में ऐसा होता है, जैसे हम अंग्रेजी, तमिल, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी अगर बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हमारी भाषाओं में ध्वनियां अलग होती हैं। ये सही है कि बहुत सारी ध्वनि, बहुत सारे साउंड्स एक लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज में भी पाए जाते हैं। मतलब एक भाषा का साउंड दूसरे भाषा में भी मिलता है, लेकिन कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो भाषा के लिए खासकर होते हैं। जैसे अंग्रेजी के कुछ खास साउंड्स हैं। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वॉवेल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनका उच्चारण कैसे करें, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकलिटी होनी चाहिए। सेंटेंसेस सही होने चाहिए, अनग्रामेटिकल नहीं होने चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि इनकरेक्ट सेंटेंस जब हम बोलते हैं, तो हम चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों ना कर रहे हों, लोगों का हम ध्यान खो बैठते हैं। लोग हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, लोग हमको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अंग्रेजी सीखने वाले इन दो बातों से बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हमारी कोशिश इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में यह है कि आपको इन दो फील्ड्स में, इन दो बातों पर आपका ध्यान लाते हुए आपको मदद करूं कि ये दोनों चीजें आप ठीक कर सकें। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस के करेक्ट और इनकरेक्ट होने में, अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप थोड़ी देर तक हमारी बात ध्यान से सुनिए और फिर हम आपको उन चीजों का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको ध्यान से देख सकता है और समझ सकता है, और इसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे आप जानते हैं कि इट्स ए नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। मतलब एक, जब हम सेंटेंस बोलते हैं, हम आपको अभी सेंटेंसेस दिखाएंगे, तो उसमें आप जैसे ये देखिए सेंटेंस, इट्स द नेम, इट इज द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट does in a sentence. It's the name given to a word based on the job that does in a sentence. That it does in a sentence. मतलब हर वर्ड की एक कैटेगरी होती है। एक सेंटेंस ले लीजिए, कोई सा भी सिंपल सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मैं आपको यहां लिख कर बताता हूं, जॉन
इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में कितने वर्ड हैं ये देखिए, जॉन एक वर्ड है, इज अ डॉक्टर। एक छोटे से सेंटेंस में 4 शब्द हैं, 4 शब्द हैं। इन चारों की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। मतलब ये पहला वाला नाउन है, दूसरा वाला ऑक्सिलरी है, तीसरा वाला आर्टिकल है और चौथा वाला भी नाउन है। तो सेंटेंस हम ठीक से लिख सकें, ठीक से बोल सकें, ठीक से समझ सकें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसकी कैटेगरी को जानें। इसी का मतलब ये इसमें 4 वर्ड हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब आप देखिए, इसमें से 2 वाले तो नाउन हो गए, तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। तो इस 4 वर्ड में हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यही मतलब होता है। अब बात आती है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डू वी हैव। आप जब किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको उसमें आमतौर पर मिलेगा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आर दे? आप देखिए हमारे स्क्रीन पर, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, prepositions, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये 8 हैं। आप इसमें से ढूंढिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला नाउन है और चौथा वाला नाउन है, ये ऑक्सिलरी है, ये आर्टिकल है। तो अब आप देखिए, इसमें आर्टिकल तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कहीं भी ऑक्सिलरी नहीं मिल रहा है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जो ट्रेडिशनल किताबों में, ग्रामर बुक में क्या नहीं होता है और वो समझना हमारे लिए कैसे जरूरी है। तो आमतौर पर जो किताबें हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। जैसे कि ये ऑक्सिलरी को लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो बेसिकली ये वर्ब्स के अंदर में आता है कि एक मेन वर्ब होता है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो अभी आप सिर्फ इतनी बात समझिए, इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इतने, हर सेंटेंस का हर वर्ड किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से आता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और अब आप आगे देखिए कि हम इसमें और क्या देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले वर्ब को लेते हैं कि वर्ब एज ए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और इसको कैसे समझना चाहिए। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि हमने वर्ब्स को पहले क्यों चुना। तो अभी हम आपको और भी बताएंगे। आपने इस कोर्स में समझा होगा, और अगर नहीं समझा है तो हम आपको और भी बताएंगे कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ वर्ब। ऐसे हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। सेंटेंस को समझने के लिए सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हम आपको वो डिटेल में बताएंगे। तो वर्ब है क्या? अब अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब 2 तरह के हो सकते हैं। एक को हम 2 तरह के हो सकते हैं, एक को हम मेन वर्ब कहते हैं और दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऐसा आपको किताबों में मिलेगा। हम आपको बाद में इसके बारे में और भी बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ऐसा वर्ब को हमको और भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम ऐसे देखें कि एक एक्शन वर्ड या स्टेटिव वर्ड को वर्ब कहते हैं। एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में आमतौर पर एक वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, ये जरूरी है, जरूर होगा। ओनली वर्ब्स हैव टेंसेस। अब मतलब ये है कि आपने जो टेंस के बारे में पढ़ा होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये अंग्रेजी में हम आमतौर पर वर्ब्स के ऊपर देखते हैं। ये आपको हम आगे के सेंटेंसेस पे बताएंगे। सो इसका मतलब ये है कि ए वर्ब दैट शोज एक्शन और स्टेट, मतलब बीइंग। तो एक्शन बताने वाले जो बीइंग बताते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और जो एक्शन बताते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। अब आप सेंटेंस देखिए, रियाद प्लेज क्रिकेट 3 times a week। यहाँ जो वर्ब है वो फिजिकल एक्शन बताता है। ये आप अंडरलाइन किया हुआ है, इसको देखिए, प्ले। इस सेंटेंस में ये एक सेंटेंस क्या है? रियाद प्लेज क्रिकेट
3 times a week। इसमें प्ले अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ब है, तो ये फिजिकल एक्शन को बताता है। क्यों? अब आप देखिए इसमें कि वर्ब में V1 फॉर्म है और इस पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर एग्रीमेंट है, तो ये आपको टेंस रूल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम ए टीचर। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है एम, जैसे मैं आपको यहाँ से बताता आ रहा हूँ कि मेन वर्ब एक्शन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी स्टेट को बताता है, मतलब अवस्था को बताता है। तो जब हम कहते हैं आई एम ए टीचर, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बोलिए, अपने आप को सुनिए और समझिए। And once you follow this process, you will realize that there is no verb in this, in the sense that it is an auxiliary, it's a tense marker, and it tells you there is no action word in this thing. इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। ये आपको ये बताता है कि मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी अवस्था को बताता है कि मैं एक टीचर हूँ। इसीलिए इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये टेंस को बताता है। अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब्स के एक फिक्स्ड लिस्ट है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सो ये देखिए, आप इसको पढ़िए और यहाँ पर एक होता है बी वर्ब, जिसमें एम और आर और इज, ये जो तीनों हैं ये प्रेजेंट टेंस वाले हैं, और वॉज और वेयर ये जो है ये पास्ट टेंस वाले हैं। उसके बाद ये सारे ऑक्सिलरी हैं, कैन, कुड, डू, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में ये डू होता है और डज होता है, और पास्ट में डिड होता है। फिर हैव, इसके भी 3 फॉर्म हैं, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे डिफरेंट तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब आप सामान्य ढंग से अंग्रेजी सीखने की इस प्रक्रिया में इन सेंटेंसेस को पढ़िए। हमने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इसमें वर्ब को ढूंढिए। आप हमारा वीडियो यहाँ पर रोक सकते हैं, इस स्क्रीन को देखिए ठीक से और आपको वर्ब्स चुनने में मदद मिलेगी। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि इन सारे सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और वहाँ अंडरलाइन कीजिए कि वर्ब क्या है। इससे आपको वर्ब और वर्ब के बारे में जानने और सीखने का मौका मिलेगा। और हाथ से लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज करता हूँ। पहला सेंटेंस है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हमने शुरुआत की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके नाम क्या है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इसमें सिर्फ वर्ब को अंडरलाइन करके ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वर्ब कौन सा है। ये देखिए, ये फॉट है। प्लीज कीप द पेन ऑन द बुक, कीप है। फिलॉसफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए। I took a beautiful photo of the sunrise. Take वर्ब है। I love you, ये love वर्ब है। She danced so well, ये dance वर्ब है। It's a beautiful dance, ये is वर्ब है। Go, ये देखिए, ये एकमात्र वर्ड है इसमें, लेकिन ये वर्ब है। It has 8 legs, has auxiliary verb है। Can you get a glass of water? Can, ये auxiliary verb है और get main verb है, और you must get them, ये auxiliary verb है और ये एक main verb है। तो हमने ये सारे sentences में आपके लिए verb को underline किया। अब आप फिर से उन पर ध्यान दीजिए। fought past tense है, ये fight का past tense है। कीप प्रेजेंट टेंस है,
इज आपने देखा है प्रेजेंट टेंस है। आई टुक ए ब्यूटीफुल फोटो, ये टेक का पास्ट टेंस है। लव प्रेजेंट टेंस है। डांस्ड, यहाँ ये डांस का पास्ट टेंस है, डांस्ड। इज प्रेजेंट टेंस है। गो, इस पर 1 मिनट ध्यान दे करके आप समझिए कि एक छोटा से छोटा सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन उसमें वर्ब का होना जरूरी है। इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब है यू गो। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ये अगर हम इसी को प्लीज गो कहें तो ये हमारे हिंदी में जाइए की तरह का होता है। गो ये जाओ भी हो सकता है और जा भी हो सकता है। तो हम हिंदी में 3 तरह से यूज करते हैं। अंग्रेजी में ये एक ही होता है, लेकिन ये एक वर्ब है और इस सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है। हैज प्रेजेंट टेंस फॉर्म है इस ऑक्सिलरी वर्ब का। अब लास्ट वाले 2 सेंटेंस देखिए, इसमें आपको 2 वर्ब्स दिख रही हैं। एक्चुअली 2 वर्ब्स हैं नहीं, वर्ब एक ही है। गेट वर्ब है और गेट वर्ब है, लेकिन पहले में कैन ऑक्सिलरी है, दूसरे में मस्ट ऑक्सिलरी है। तो वर्ब एक ही है। मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके आपको ये दिखाया है कि ये वाले ऑक्सिलरी हैं। तो इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करके देखेंगे तो आपको टेंस के बारे में भी पता चलेगा, आपको ऑक्सिलरी क्या होती है इसके बारे में पता चलेगा, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा, और आप वर्ब को समझ सकते हैं। आप सारे सेंटेंसेस को देखिए, टेंस जब भी आता है सेंटेंस में तो वो वर्ब के ऊपर आता है। इन चीज़ों को आप जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और जितने ध्यान से देखेंगे, आपकी लिखने और बोलने की क्षमता में धीरे धीरे सुधार आएगा। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजी सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है और हिम्मत रखना जरूरी है। धैर्य के साथ ध्यान दे करके सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सीखा जा सकता है, आप सीख सकते हैं। कुछ और एक्सरसाइजेस हैं। अब आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि आप टेंस देख सकते हैं, एग्रीमेंट देख सकते हैं, तो अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब सूटेबल है। तो हमने 2 ऑप्शंस दिए हैं, अब आप बताइए कि कौन सा सूटेबल है। माई अंकल इज मेकिंग डिनर, तो इसमें इज और आर दोनों ऑप्शन है। तो आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है और इज सिंगुलर के लिए। यहां अंकल सिंगुलर है, इसलिए ये वाला फॉर्म यूज होगा। योर फ्रेंड इज नाइस, योर फ्रेंड्स आर नाइस। यहां देखिए ये प्लूरल है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम आर को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंस भी बताता है और एग्रीमेंट भी बताता है, इसीलिए इसको इन द एब्सेंस ऑफ द मेन वर्ब मान लिया जाता है और ये स्टेटिव वर्ब होता है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक्शन मतलब एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्शन वर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ ए मेन वर्ब, इसको हम वर्ब मान लेते हैं। द टीचर, अब इसमें से चुनिए, एवरी रीड्स और रेड एवरी डे टू चिल्ड्रन। चूंकि ये एवरी डे वाली बात है तो इसमें रीड्स हम सेलेक्ट करेंगे। योर डॉग्स, ये देखिए ये प्लूरल हुआ तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। योर डॉग्स लाइक टू गो फॉर ए वॉक। अब ये देखिए दे प्लूरल है तो फिर से ये आर सेलेक्ट करेंगे। दे आर स्विमिंग इन द रिवर। यू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यू ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही स्थिति में इसको हम दोनों ही स्थिति से मतलब है कि यू हम एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हों या एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करें, दोनों ही स्थिति में ये प्लूरल होता है। तो हम हमेशा, आपने सुना होगा, आप ध्यान दीजिए इस पर, हम हमेशा कहते हैं यू आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। यू जब भी करते हैं तो प्लूरल वाला वर्ब आता है, इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आता है। शी सिंग्स वेरी वेल, द
child or plays in the park. So ये सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर एग्रीमेंट है, इसलिए ये सेलेक्ट करेंगे, चिल्ड्रन नहीं। यहाँ देखिए ये प्लूरल है, इसलिए हम चिल्ड्रन करेंगे, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। दे हैव, ये प्लूरल है, चूंकि दे प्लूरल है इसलिए दे हैव ए बॉटल। तो आपने क्या देखा, हमने कुछ सेंटेंसेस को लिया और आपको दो तरह का एक्सरसाइज करके दिखाया। इन दोनों एक्सरसाइज को करने से आपको वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स एग्री कैसे करते हैं, और ऐसे ही सेंटेंसेस से आपको दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में मौका मिलेगा, समझने में आसानी होगी। लेकिन यहां पर आप सिर्फ वर्ब, टेंस और एग्रीमेंट के बारे में देखिए, जिसमें से टेंस और एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो हम उसमें से एक वर्ड के बारे में अभी आपको बता रहे हैं जिसको हम वर्ब कहते हैं। अब हम आपको नाउन्स के बारे में बताएं। अब आप फिर से ध्यान से सुनिए, नाउन्स क्या होता है, हम नाउन्स किसको कहते हैं। तो आप आमतौर पर ग्रामर की किताबों में देखेंगे कि ऐसा लिखा होता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। वो सही बात है, लेकिन इन तीन से अलग भी होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स, आइडियाज। हम संक्षेप में ये भी कह सकते हैं नाउन इज जस्ट ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज का नाम, कोई भी रेफरेंशियल एक्सप्रेशन जो किसी दूसरी चीज को रेफर करता है उसको हम नाउन कहते हैं। आमतौर पर इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने से हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा व्यापक तौर पर उसको समझना जरूरी होता है। अब आप सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस क्या है, अर्जुन वेंट टू ग्रीस फॉर वेकेशन विथ हिज फैमिली लास्ट ईयर। अगर आप इस सेंटेंस में देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हमने नाउन्स को अंडरलाइन किया है। अर्जुन किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी नाउन है, ग्रीस किसी प्लेस का नाम है तो ये नाउन है, वेकेशन किसी आइडिया का नाम है, किसी जैसे हम कहीं वेकेशन के लिए जाते हैं वो भी नाउन है, फैमिली नाउन है, ईयर नाउन है। आप देखिए इसमें वर्ब अभी हमने सीखा है, वर्ब क्या था, वेंट, ये गो का पास्ट टेंस है। तो ये जो है नाउन्स कैन बी डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हेन एक्सेट्रा, और थिंग्स लाइक चेयर, कंप्यूटर, पेन, फीलिंग्स लाइक लव एंड एंगर, एंड आइडियाज लाइक सक्सेस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो ये हमने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। हम नाउन को दो तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। जैसे जिस किसी भी चीज को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। टेक ए पॉज एंड थिंक कि क्या क्या नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं और क्या नाउन्स है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। दोनों ही का एक लिस्ट बनाइए, 10-10 नाउन लिख करके देखिए, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे जॉन, पटना, सैटरडे, इंडिया। ये देखिए ये सारे नाम हैं, इनको हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, लेकिन ये सारे एक चीज को रेफर करता है, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। कैट, टाइगर, हाउस, हॉर्स, पाइन, हिल, इन सारे ये क्लास नाउन है। मतलब जब हम कैट कहते हैं तो हम कैट कोई एक किसी चीज का नाम नहीं है, जैसे जॉन है या पटना है, ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये पूरे क्लास के लिए है, तो इसलिए हम इसको क्लास नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन जो होता है जैसे ग्रुप होता है, जैसे पुलिस, ज्यूरी, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, ये सब कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स आता है, जैसे एबिलिटी, ग्रेविटी, गुडनेस, हार्डशिप। इनको हम काउंट कैसे कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल, आप मटेरियल नाउन्स देखिए, जैसे गोल्ड, वाटर, राइस, व्हीट, हम कैसे काउंट करेंगे इनको, तो इसीलिए ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो
तो इस लिस्ट में हमने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि प्रॉपर नाउन, क्लास नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, ये सारे 3 काउंटेबल नाउन्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल्स हमने दिया, इसके अलावे भी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखिए, फिर आपको इस क्लास का पता चलेगा। और जब हम सेंटेंस में एक सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में नाउन कितने हैं, कौन कौन से वर्ड्स नाउन हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे देखिए, हम आपको फिर से वही सारे सेंटेंस दिखाते हैं। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पर नाउन्स क्या क्या है आप जैसे देखिए, कैट्स नाउन है, डॉग्स नाउन है। प्लीज कीप द पेन ऑन द बुक, पेन नाउन है, बुक नाउन है। फिलोसफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिलोसफी नाउन है, सब्जेक्ट भी नाउन है। आई टुक अ ब्यूटिफुल फोटो ऑफ द सनराइज, फोटो नाउन है, सनराइज नाउन है। आई लव यू, इसमें आप देखिए कि आई और यू प्रोनाउंस हैं। हम अभी प्रोनाउंस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिया कि आपको ये बता सकें कि प्रोनाउंस भी नाउन्स होते हैं। हम इसको फिर से डिटेल में बताएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाउन्स का और भी डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग समझने में मदद मिलेगी। प्रोनाउंस क्या होता है? अभी जैसे मैंने बताया आपको कि एक ऐसा वर्ड, और ये फिक्स्ड होता है, नाउन की तरह नहीं होता है कि एक वाइड ओपन क्लास है, ये फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिससे हम नाउन्स को रिप्लेस कर सकें और नाउन्स हटा करके ये वर्ड्स लिख सकें वहाँ पर, उसको प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, राहुल वेंट टू केरला विथ राहुल्स मदर। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, बात समझ में आती है कि राहुल, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, राहुल अपनी माँ के साथ केरला गया। राहुल रियली एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ राहुल्स मदर। तो ये दोनों सेंटेंस को देखिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पढ़ने में। सेंटेंस ग्रामेटिकल है, लेकिन इसी चीज़ को जब आप रीराइट करेंगे, आप रीराइट कीजिए और प्रोनाउंस का उसमें यूज़ कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो अब क्या कहेंगे, राहुल वेंट टू केरला विथ हिज मदर। He really enjoyed spending time with his mother. तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। उसमें से आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये भी सारे प्रोनाउंस हैं। और इसके साथ साथ हर्स, दिस, दैट, हिज, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इसमें से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो एक बार फिर से संक्षेप में प्रैक्टिस करके देखिए कि दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये देखिए, दे प्रोनाउन है। यू प्लीज कीप द पेन ऑन द टॉप ऑफ द बुक। फिलॉसफी, यस, दैट इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट प्रोनाउन है। आई टुक ए ब्यूटीफुल फोटो ऑफ द सनराइज, आई प्रोनाउन है। ये देखिए, ये वाला सेंटेंस आई और यू दोनों प्रोनाउन है। शी डांस सो वेल, शी प्रोनाउन है। इट इज अ ब्यूटीफुल डांस, इट प्रोनाउन है। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें जो छुपा हुआ सब्जेक्ट है यू, वो प्रोनाउन है। इट हैज 8 legs, इट प्रोनाउन है। कैन यू गेट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यू प्रोनाउन है। यू मस्ट गेट देम, यू और देम दोनों ही प्रोनाउन है। फिर से हम वही बात आपसे दोहरा कर बोलेंगे कि आप इस तरह के कुछ और सेंटेंस लिखिए और उसमें प्रोनाउंस ढूंढिए। और इस सेशन के अंत में हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, आपको सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी किताब से, अपने मन से, कहीं आपने सुना हो, कोई सा भी सेंटेंस लीजिए, 10 सेंटेंस, और उसमें 3 चीज़ों की चर्चा की, 3 चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए जिसके बारे में हमने आज चर्चा की है, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सेंटेंसेस के। इससे आपको ये जानने में आसानी मिलेगी कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। वी विल मीट विथ you in the next class.
Until then, take care.